वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीटा वन सिलेक्टिव ब्लॉकर्स। ठीक है, इनको हम क्योंकि बीटा वन जो होते हैं वो हार्ट पे मौजूद होते हैं तो इनको हम कार्डियो सिलेक्टिव भी बोलते हैं, कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स भी बोलते हैं। ओके जी। अब ये मोस्टली हाइपरटेंशन के लिए यूज़ होते हैं। हाइपरटेंशन पे हमने बीटा ब्लॉकर्स की जो फार्माकोलॉजिकल स्टिमुलेशन है उसमें हमने डिटेल में पढ़ के रखा हुआ है, बट मैं इधर थोड़ा आपको बता देता हूँ कि कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं, मतलब बीटा वन सिलेक्टिव जो होते हैं, वो कैसे काम करते हैं हाइपरटेंसिव एज ए एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। क्या होता है कि बेसिकली ये एक तो मतलब बीटा वन को ब्लॉक करेंगे ऑन द हार्ट पे। जब हार्ट पे ये ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा, हमारा कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब सिस्टोलिक बीपी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो उसके अलावा मतलब हमारा ये एंटी हाइपरटेंसिव हो गया। उसके अलावा क्या होगा कि हमारी जो रेनिन प्रोडक्शन होती है उस जस्टाग्लूमेरोपेटास पे बीटा वन होते हैं, जब हम ब्लॉक कर देंगे तो उस रेनिन की क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी। जब रेनिन की प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी तो एंजियोटेंसिन कम हो जाएगा। जब एंजियोटेंसिन कम हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 2 कम हो जाएगा तो ये एक स्ट्रॉन्ग वेजो कंस्ट्रक्टर है, तो मतलब वेजो डायलेशन हो जाएगी। जब वेजो डायलेशन हो जाएगी तो टोटल प्लेटलेट रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तो हमारा डायस्टोलिक बीपी भी कम हो जाएगा, मतलब सिस्टोलिक बीपी भी कम हो गया, डायस्टोलिक बीपी भी कम हो गया, तो मतलब हमारा टोटल हाइपरटेंशन कम हो जाएगा। तो ये ऐसे एज एंटी हाइपरटेंसिव काम करती हैं। तो ये कार्डियो सिलेक्टिव है। और ये किस में यूज़ होती हैं? अब जो हमने नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स पढ़े थे उसमें कंट्राडिक्शन पड़ी थी कि अस्थमा में वो पेशेंट में यूज़ नहीं करते, डायबिटीज़ में पेशेंट में यूज़ नहीं करते हम। उसके अलावा जो मतलब हाइपरलिपिडीमिया होती है उनमें भी यूज़ नहीं करते। और अगर मतलब पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ हो, जैसे रेनाल्ड डिजीज़ होगी, उसमें भी हम यूज़ नहीं करते क्योंकि वो बीटा टू ब्लॉकर हैं, तो वो और ज़्यादा वर्सन हो जाएगी। तो ये मतलब सेफ़ है किन किन में? डायबिटीज़ मेलाइटस में, सेफ़ इन डायबिटीज़ मेलाइटस, अस्थमा में, और इसके अलावा पेरिफेरल वेसिकुलर डिजीज़ में, और उसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया में, हाइपरलिपिडीमिया में। ओके जी, ये था। अब इसके अलावा अगर हम इनमें जो ड्रग्स हैं वो मौजूद हैं उनकी अगर बात करें हम, तो पहले पहले एटीनोलोल की बात करते हैं, एटीनोलोल की बात करते हैं। ओके जी, इसका ये क्या है, कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर है। अब कॉम्पिटेटिव मैंने बार बार बताया हुआ है आपको। कॉम्पिटेटिव क्या होता है कि मतलब जो लेट सपोज ये रिसेप्टर है और इधर क्या है कि ये नॉरेपेनेफ्रिन या एगोनिस्ट अटैच हो रहा है, तो इधर जो है ना कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर अटैच होता है और इस रिसेप्टर को इनहिबिट करता है बाय जो है ना, मतलब उसके एगोनिस्ट यहाँ जो नॉरेपेनेफ्रिन वो काम नहीं करेगी तो ये रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं होगा। जो नॉन कॉम्पिटेटिव होते हैं वो एलेस्टोरिक साइड पर अटैच होते हैं, और जब अटैच होंगे तो वो उसका शेप चेंज कर देंगे और इसको इनहिबिट कर देंगे रिसेप्टर को। तो ये कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर हैं। ठीक हो गया जी। और ये यूज़ किस में होते हैं? ये यूज़ होते हैं हाइपरटेंसिव में, एटिनोलोल हाइपरटेंशन में यूज़ होता है। उसके अलावा अंजाइना में यूज़ होता है ये। ठीक है, अंजाइना में हम सीबीएस में पढ़ेंगे कि अंजाइना में ये कैसे यूज़ होता है। और इसके अलावा ये एर्देमिया में यूज़ होता है। इनके बहुत सारे फंक्शन जो है ना सीबीएस पे ही तकरीबन। और ये ओरली टेकन होता है, ओरली टेकन होता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 6 to 9 आवर्स ड्यूरेशन होता है। ओके जी। उसके बाद अगर हम बात करें स्मोलोल की, ठीक है, जो स्मोलोल है वो आईवी एजेंट होता है, आईवी एजेंट होता है फॉर दी प्री ऑपरेटिव एंड थॉराइड स्ट्रोम इर्देमियाज में और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में। अब देखें हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में हम ये क्यों दे रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता के रखा हुआ है कि जो स्मोलोल है वो शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है। जब शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर होगा तो मतलब हम आईवी के थ्रू एक हाइपरटेंसिव इमरजेंसी तो वो देंगे तो हमारी कम हो जाएगा ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये है। उसके अगर बात करें हम मेटाप्रोलोल की, तो जो मेटाप्रोलोल होता है वो ओरली इनटेक होता है। ठीक है, और ये इसका फंक्शन जो है ये रिड्यूस करवाता है मोर्टालिटी को इन हार्ट फेलियर में। इनका मैकेनिज्म फिलहाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैकेनिज्म डिटेल जो है ना हम हार्ट फेलियर वाले जो ड्रग्स यूज इन द हार्ट फेलियर है उनमें करेंगे तो उधर ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप थोड़े इनके फंक्शन इनको याद करना पड़ेगा। नेबिवोलोल जो है वो बीटा वन सिलेक्टिव ब्लॉकर है, बट बीटा वन सिलेक्टिव ब्लॉकर तो है, ठीक है, बट इसमें एक एडिशनली फंक्शन होता है कि ये नाइट्रस ऑक्साइड को रिलीज़ करवाता है फ्रॉम द इंडोथीलियल सेल्स ऑफ वेजल से। तो मतलब क्या क्या इसमें एडिशनल
वेजो डायलेशन इफेक्ट होता है, ठीक है। ये भी सीखा सकता है कि विच आर द फॉलोइंग बीटा ब्लॉकर हैव द एडिशनल वेजोडाइलेशन इफेक्ट बाय रिलीजिंग नाइट्रस ऑक्साइड, वो नेबिवोलोल है, ओके जी। उसके अलावा अगर हम बात करें एक की एसीब्यूटालॉल की, ठीक है, एसीब्यूटालॉल की, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, एसीब्यूटालॉल जो है वो है एक पार्शल एगोनिस्ट है। वो हम पढ़ रहे हैं एंटागोनिस्ट, बट यह एक पार्शल एगोनिस्ट है। अब पार्शल एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट विथ पार्शल एगोनिस्ट एक्टिविटी। अब मैं अगर आपको ये थोड़ा समझाऊं तो इसका मतलब क्या है, देखें ये बेसिकली क्या है, ये दो पॉकेट मैंने बनाए हैं रिसेप्टर के। तो अगर एक एपिनेफ्रिन आ रही है या नॉरएपिनेफ्रिन आ रही है, अगर ये मतलब स्टिमुलेट कर रही है तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, ओके जी। ये मतलब क्या है, एगोनिस्ट का फंक्शन है। अगर मैं इसका फंक्शन करूं जो पार्शियल एगोनिस्ट है, तो इसके भी दो साइड होंगे। ये इसकी क्या होती है, ये ब्लॉकर साइड होती है, मतलब इस साइड से ये ब्लॉक कर देगा और इधर से ये इंट्रिंसिक एक्टिविटी देगा और स्टिमुलेट करेगा, मतलब ये एगोनिस्ट काम कर रहा है। तो अब जब स्ट्रॉन्ग कैटेकोलामाइन आएगी या स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट आएगा ना, लाट सपोज नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन आ गई इधर, तो ये स्ट्रॉन्ग है बट वो इधर अटैच नहीं होगी क्योंकि रिसेप्टर पहले ही बिजी है। तो क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं होगा, बट ये थोड़ा सा एक्शन करेगा स्टिमुलेट, मतलब आधा ब्लॉक कर रहा है आधा एक्टिवेट कर रहा है, ओके जी। तो ये इस हिसाब से ये इसका एंटागोनिस्ट विद पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी। तो इसको हम बोलते हैं कि एसीब्यूटालॉल को जो है ना इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी है एंटागोनिस्ट, बट इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी, मतलब सिंपल एक्टिविटी लाइक वो काम करता है, हार्ट रेट को थोड़ा बढ़ाता है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को थोड़ा बढ़ाता है, ठीक है जी। और दूसरी ड्रग जो है जिसमें ऐसे है इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी है, वो है पिंडोलॉल। अब जो पिंडोलॉल है वो एक नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर था, पहली कैटेगरी वाले में बीटा ब्लॉकर था, वो हमने पढ़ा था, ओके जी। उसके अलावा ये जो हैं प्रेफर्ड ड्रग्स किस में होती हैं, ऐसा ब्यूटालॉल, वो होती हैं प्रेफर्ड ड्रग इन पेशेंट्स प्रोन टू डेवलप सीवियर ब्रेडिकार्डिया विथ बीटा ब्लॉकर थेरेपी। अब देखें कुछ पेशेंट्स क्या होते हैं, जब हम उनको बीटा ब्लॉकर्स देते हैं तो उनमें क्या होता है कि उनमें सीवियर ब्रेडिकार्डिया हो जाती है क्योंकि बीटा ब्लॉकर है, बीटा 1 ब्लॉकर है। तो उन पेशेंट्स में हम क्या देते हैं, हम एसीब्यूटालॉल देते हैं। एसीब्यूटालॉल क्या करेगा, उनका मतलब अगर एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ कर रहे हैं हम तो उनकी हाइपरटेंशन को भी कम करेगा, बट उनमें ब्रेडिकार्डिया नहीं करवाएगा। क्यों नहीं करवाएगा, क्योंकि उसकी थोड़ी स्टिमुलेटिव फंक्शन भी है, ओके जी। तो जब स्टिमुलेटिव फंक्शन होगा थोड़ा तो हार्ट रेट थोड़ा बढ़ेगा, मेंटेन रहेगा, उनमें ब्रेडिकार्डिया नहीं होगी। बट हाउएवर ये किस में यूज़ नहीं होते हैं, ये स्टेबल एंजाइना में यूज़ नहीं होते, ठीक है। एंजाइना में हमने कौन से पढ़े थे कि एटिनोलॉल यूज़ होता है, बट ये एसीब्यूटालॉल जो है स्टेबल एंजाइना में यूज़ नहीं होता, या एरिथमिया में भी ये यूज़ नहीं होता, ये याद रख लें आप। क्योंकि हमें इस एंजाइना में जो है हार्ट को है ना थोड़ा डिप्रेस करना है, एक्टिवेट नहीं करना, तो ये थोड़े इसमें एक्टिवेटेड पावर एगोनिस्ट पावर होती है, तो वो हम नहीं देंगे, ठीक है। याद रखना है एसीब्यूटालॉल को, ये फंक्शन जो है ना ये आपको याद होना चाहिए, ओके जी। अब ये इधर सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर ख़त्म हो गए। अब मैं इधर इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ कि जो नॉन सेलेक्टिव थर्ड की कैटेगरी थी, अल्फ़ा बीटा सेलेक्टिव, ठीक है, अल्फ़ा बीटा सेलेक्टिव ब्लॉकर्स। अब मतलब ये क्या है, इनमें दोनों के फंक्शन है, अल्फ़ा को भी ब्लॉक करता है और बीटा को भी ब्लॉक करता है। अब इसमें जो है ना दो ड्रग्स होती हैं, कौन सी, एक लेबिटालोल, उसके अलावा कार्बिडालोल, लबीटालोल एंड द कार्बिडालोल। अब जो लबीटालोल है, लबीटालोल जो है वो यूज़ होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में, ये आपको याद करने पड़ेंगे इनके थेरापेटिक यूजेस। और उसके अलावा जो कार्बिडालोल है वो जो है मोस्ट कॉमनली यूज बीटा ब्लॉकर है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड बीटा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। और उसके अलावा किस में मोस्ट कॉमनली यूज बीटा ब्लॉकर है, इन द कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर में सिर्फ ये यूज़ होती है कार्बिडालोल, और दो और भी होती हैं वो हम उसमें ही पढ़ेंगे कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर वाले टॉपिक में, CVS में, ओके जी। क्यों यूज़ होती है, ड्यू टू इट्स एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट की तौर काम करती है, एंड
एंटी माइटोजेनिक, मतलब कि जो मायोकार्डियम होता है उसकी डिवीजन नहीं करवाती और ज़्यादा। एंटी माइटोजेनिक मतलब ग्रोथ रिसेप्टर को इनहिबिट करती है एंटी माइटोजेनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से। ठीक है, जो अदर बीटा ब्लॉकर हैं जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ होती हैं वो कौन सी हैं? एक मेटाप्रोलोल है और उसके अलावा कौन सी है? बिसोप्रोलोल। ये दो और कार्बिडोल जो होती हैं वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ होती हैं। अब इधर जो है हमारा ये जो है ये बीटा पे ख़त्म हो गया, बीटा ब्लॉकर्स हमने कर लिए। अब जो हमारा सारा जो है एएनएस ख़त्म हो गया, इधर सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स थी वो हमने कर ली सारी। तो ऐसे हमारा जो है सारा एएनएस की फार्मा ख़त्म हो गई। होप सो आपको ये सारी समझ में आ गई होंगी। अब इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट अपलोड करेंगे वो हम सीवीएस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।